हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल के अंदर आप सबका स्वागत है। हम लोग सेकंड यूनिट ऑफ ट्रैक्शन का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, यानी मेंटेनेंस ऑफ ओएचई की बात करेंगे। मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ओएचई का, यानी कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, समय अंतराल पर, कितने समय अंतराल पर हमको मेंटेनेंस करना है। तो कुछ पॉइंट है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी जब आपने इंस्टॉल किया, नया आपने संरचना किया है, बनावट किया है, उसके 2 साल तक, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ अंडरटेकिंग और मेंटेनेंस ऑफ ओएचई, यानी अंडरटेकिंग करने का या मेंटेनेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप नया इंस्टॉलेशन करते हैं तो नया इंस्टॉलेशन के 2 साल तक किसी भी प्रकार का कोई चिंता, कोई मेंटेनेंस, किसी प्रकार का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। However, more frequent inspection and checking becomes necessary till the situation established। कहने का अर्थ क्या हुआ, पहले 2 साल तक कोई आवश्यकता हमको नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन पड़ जाती है, however more frequent inspection, बहुत जल्दी इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। कब? becomes necessary till the situation established, यानी इस तरह का कोई परिस्थिति बन जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो अगर आपको आवश्यकता इस तरह की अगर पड़ जाती है तो आपको फिर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन करना होगा और चेकिंग करना होगा। आगे क्या लिखा गया है, ए 3 मंथ शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस आवर्स विल बी फाउंड वेरी इफेक्टिव, यानी अगर हर 3 महीने पर अगर आप क्या कर लेते हैं, मेंटेनेंस का काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं ओएचई सिस्टम को, तो ये ओएचई के लिए बहुत इफेक्टिव मेंटेनेंस कहलाएगा और बहुत अच्छा आपका ओएचई काम करेगा फिर, क्योंकि आप हर 3 महीने पर क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो अगर हर 3 महीने पर मेंटेनेंस का काम कीजिएगा तो ये इफेक्टिव मेंटेनेंस कहलाएगा। ए 3 मंथली शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस विल फाउंड वेरी इफेक्टिव। और क्या लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ हाफ ईयरली विल बी प्रीफर, यानी 2 साल के बाद जब नया इंस्टॉल किया तो उसके 2 साल के बाद जो मेंटेनेंस का काम हम स्टार्ट करेंगे तो हर 3 महीने पर नहीं करेंगे, कितना दिन पर, हाफ ईयरली करेंगे, क्योंकि अभी तो नया ही हमने इंस्टॉल किया है, अभी तो उतना आवश्यकता है नहीं। तो क्या लिखा गया, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ हाफ ईयरली विल बी प्रीफर, हर हाफ यानी 6 महीने पर आप मेंटेनेंस का काम करेंगे तो इनफ रहेगा। Some of the maintenance work required power to be shut down either in whole section or in limited position. This maintenance work are, यानी अब जो हम पॉइंट बात करने जा रहे हैं उसमें हमको क्या करना होगा, पावर सप्लाई को कट करना होगा, बंद करना होगा, चाहे आप पूरा कंप्लीट सेक्शन को बंद कीजिए या कुछ जहाँ पर मेंटेनेंस कर रहे हैं उस पार्टिकुलर सेक्शन को ऑफ कीजिए, लेकिन आपको शट डाउन करना होगा सप्लाई को। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सा मेंटेनेंस है जिसमें सप्लाई कट करना होता है, तो चेकिंग ऑफ ऑल नट एंड बोल्ट्स, बोल्ट लिख दिया है मिस्टेक से, नट एंड बोल्ट, यानी नट बोल्ट जो लगा हुआ होता है उसको हमको देखना, चेकिंग ऑल नट एंड बोल्ट ऑफ ओएचई फॉर फिटनेस एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द फिटिंग, यानी आपको जो फिट ऊपर में लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पर नट बोल्ट लगा हुआ है ओएचई के अंदर कैंटिलीवर में, वो सब जगह पर आपको क्या करना होगा, नट बोल्ट को देखना होगा कि सब टाइट है, फिट है कि नहीं है। तो ये पहला आपको चेक करना है, फर्स्ट चीज़, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखना होगा, चेकिंग ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रक्चर स्पेशली वेयर क्लियरेंस आर लो सच एज टनल और अंडर ब्रिज। तो टनल और अंडर ब्रिज के अंदर ऑब्वियस पहली भी बात कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी, तो वहाँ पर टनल के अंदर हाइट क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम होता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, तो क्लियरेंस को वहाँ पर चेक करना होता है। तो चेकिंग ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रक्चर स्पेशली वेयर द क्लियरेंस आर लो, जैसे आपका टनल या ब्रिज हो गया तो वहाँ पर आपको क्लियरेंस चेक करना है, ये दूसरा चीज़। तीसरा पॉइंट क्या चेक करना है, चेकिंग ऑफ हाइट एंड स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, यानी कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर की वैल्यू भी चेक करना और साथ ही साथ हाइट भी चेक करना, क्योंकि हाइट तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। नॉर्मल स्थिति में आपका 5.5 मीटर होता है, लेकिन टनल के अंदर या अंडर ब्रिज के अंदर हाइट कम होगा, लेवल क्रॉसिंग पर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आपको हाइट प्रॉपर है या नहीं है चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है, फोर्थ पॉइंट, चेकिंग ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग प्रॉपरली हो रहा है या नहीं है।
क्योंकि ओवरलैपिंग के अंदर वन स्पैन आपका पैरेलल रन करता है तार, इसके अलावा दो स्पैन जो होता है, एक पहले वाला स्पैन और तीसरा स्पैन, वहाँ पर एंकरिंग का काम होता है। तो ओवरलैपिंग प्रॉपरली हो रहा है या नहीं उसको भी चेक करना है आपको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या चेक करना है, क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर। क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर क्यों, क्योंकि आपका डस्ट बहुत उड़ता है और आपका स्टीम इंजन भी उस ट्रैक पर रन करेगा, आपका जो डीजल इंजन है वो भी, डीजल लोकोमोटिव वो भी रन करेगा। तो आपका डस्ट या स्मोक आपका इंसुलेटर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है तो उसकी जो लाइफ होती है इंसुलेटर की वो कम हो जाती है, पंक्चर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पर आपको इंसुलेटर का लाइफ को ध्यान में रखते हुए उसको समय समय पर क्लीन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट में क्या लिखा गया है, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शनिंग स्विच, यानी आइसोलेटर की बात हो रही, सेक्शनिंग स्विच, ग्रीसिंग ऑफ ब्लेड्स और अदर मूविंग पार्ट। तो आइसोलेटर क्या होता है, हाथ से आप जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर के पास भी देखिए अगर लगा होता है घर उर के पास, नॉर्मल हैंड ऑपरेटिंग स्विच होता है, हाथ से आप हैंडल मारते हैं तो स्विच ओपन क्लोज होता है, ऊपर में लगा हुआ होता है। तो ये कंप्लीट आइसोलेटर को जो मूविंग पार्ट होता है इसको हाथ से आपको मूव कराना होता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि ग्रीसिंग का काम जो है वो प्रॉपरली है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप मार रहे हैं लेकिन फंसा हुआ है, जंग लग गया या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको समय समय पर क्या करना होगा, उसको ग्रीसिंग का काम करना होगा ताकि फ्रीली वो ओपन और क्लोज हमको कर सकें, ठीक है। वही पॉइंट नेक्स्ट भी लिखा हुआ है, लुब्रिकेटिंग मूविंग पार्ट ऑन काउंटर वेट। यहाँ पर अभी उससे पहले जो हम बात कर रहे थे, यानी आपका 6 पॉइंट के अंदर हम बात कर रहे थे इंसुलेटर की, लेकिन अभी लुब्रिकेशन की बात कहाँ पर कर रहे हैं, तो लुब्रिकेटिंग मूविंग पार्ट ऑफ काउंटर वेट एंड पुल्ली ब्लॉक और काउंटर वेट पर भी मूविंग पार्ट होना चाहिए। इससे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग जब बात किया था टेंशनिंग डिवाइस की, तो वहाँ पर क्या लगा होता है, वेट लगा हुआ होता है, और वो वेट आपका प्रॉपरली काम करेगा तभी जब वो फ्रीली रहेगा, ठीक है। एक मिनट, उसका डायग्राम कहाँ पहले चला गया, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये डायग्राम मिल गया हम लोग को। तो ये आपका काउंटर वेट है, ये काउंटर वेट आपका तभी प्रॉपरली काम करेगा जब ये क्या आपका रेगुलेटिंग इक्विपमेंट, ये सारा आपका क्या हो, काउंटर वेट आपका सही लुब्रिकेंट हो, यानी ग्रीसिंग का काम अच्छे से होना चाहिए। ग्रीसिंग काम होगा तभी ये क्या है, काउंटर वेट आपका नीचे आएगा। कब नीचे आएगा, जब एक्सपेंशन होगा। और काउंटर वेट ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, तो जब कॉम्प्रेस हो जाएगा तार जाड़े के दिन में। तो ये ऊपर नीचे तभी होगा जब ये प्रॉपर आपका जो है रेगुलेटिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है, व्हील पहिया लगा हुआ है, ये सारा आपका ग्रीस अच्छे से किया हुआ है, तो ये प्रॉपरली काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक टर्न बकल और ये इक्वलाइजिंग रिंग, ये भी लास्ट पॉइंट में कहीं पर होगा। मेंटेनेंस के अंदर ये भी ध्यान रखना होता है कि इक्वलाइजिंग लिंक जो है ये पूरा वर्टिकल होना चाहिए, यानी अगर तिरछा होगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो आपका जो टेंशनिंग है, हम लोग टेंशन देते हैं कितना, 1000 kg ईच वायर या ईच कंडक्टर, यानी कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर दोनों के अंदर 1000 kg का टेंशन होता है। तो यदि इक्वलाइजिंग लिंक आपका बराबर नहीं है, टेढ़ा कुबड़ा है, एक तो ज़्यादा खींचा हुआ है, एक तो आगे है पीछे, तो इस तरह से आपका जो टेंशन है वो अनइक्वल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए इक्वलाइजिंग लिंक को मिलाकर हम लोग प्रॉपरली वर्टिकल करते हैं ताकि आपका जो है टेंशन प्रॉपर रहे और दोनों के अंदर इक्वल टेंशन मेंटेन रहे। तो लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग, लुब्रिकेटिंग मूविंग पार्ट ऑफ काउंटर वेट एंड पुल्ली ब्लॉक, ठीक है। जो तो पुल्ली है, काउंटर वेट है, यह सारा फ्रीली होना चाहिए, आपका ग्रीसिंग अच्छे से करेंगे। इसके बाद क्या पॉइंट लिखा गया है, 7 हो गया। आठवां पॉइंट लिखा गया है, मेकिंग द एडजस्टमेंट सो एज कीप द टेंशन ब्लेड वर्टिकल। अभी बात क्या था, इक्वलाइजिंग लिंक या टेंशन ब्लेड कहा जा रहा है, एक ही बात है, टेंशन ब्लेड वर्टिकल। दिस इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन इन 2 वायर ऑफ वेट टेंशनिंग इक्विपमेंट, यानी वेट टेंशनिंग इक्विपमेंट का जो वेट है, टेंशन है, वो दोनों तार में बराबर रहे, यानी कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर में। उसके लिए आपका जो टेंशनिंग ब्लेड है या इक्वलाइजिंग लिंक है वो आपका प्रॉपरली वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। 9वां पॉइंट क्या लिखा गया है, चेकिंग द ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर स्विच विथ पार्टिकुलर अटेंशन टू अर्थिंग, यानी अर्थिंग प्रॉपरली किया हुआ है या नहीं है उसको भी आपको चेक कर लेना, और उसके बाद आप आइसोलेटर को ऑपरेट करा के भी चेक कर लेंगे ये प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है या नहीं। चेकिंग द ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर स्विच
विथ पार्टिकुलर अटेंशन टू द अर्थिंग को ध्यान में रखते हुए आइसोलेटर स्विच को ऑपरेट करा के देखिएगा ताकि आपका काम सही से हो रहा है या नहीं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा, क्लीनिंग सेक्शन इंसुलेटर इंस्टॉल इन OHE स्पेशली इन रेनी सीजन। सेक्शन इंसुलेटर में क्या होता है, रनर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो रनर आपका क्या होगा, जंग लग जाएगा तो आपका रनर से होता हुआ आपका पेंटोग्राफ टच करता हुआ रन करता है, तो उसके लिए आपको वो देखते रहना होगा समय समय पर कहीं करोजन जंग नहीं लग रहा है, वो फ्रीली अच्छा काम कर रहा है या नहीं। तो सेक्शन इंसुलेटर को आपको क्लीनिंग का काम करते रहना ताकि आपका वो सही से पेंटोग्राफ उससे टच होता हुआ जाता है तो कहीं पर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। तो ये मेंटेनेंस से लास्ट रिलेटेड सारी बात होगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको सारा चीज़। एक छोटा सा टॉपिक आपका आइसोलेटर हमने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो उसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आइसोलेटर का आपका स्विच है जो नॉर्मल आपका ट्रांसफार्मर के पास भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग आइसोलेटर, सेम काम है, अलग क्या, बस इसमें जो हमारे पास इसको हम लोग साइड में लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के वहाँ पर जो आइसोलेटर होता है उसी के साथ लगा होता है ये, लेकिन ये सेक्शन इंसुलेटर आपका OHE के साथ लगा होगा और वहाँ से तार निकाल कर हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर जो तार आपको दिख रहा है ये वन साइड आपका कहाँ से आ जाएगा, ये वाला तार OHE एक साइड से आ जाएगा, यानी आपका जो OHE सिस्टम है पुराने वाले तार आप समझ लिए, पुराना तार से लाकर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और ये वाला जो तार है यहाँ से होता हुआ नया आपका सप्लाई जाएगा अगला सेक्शन के अंदर। और बीच में देखिए आइसोलेटर का ये हैंडल है ऑपरेशन, तो यही आइसोलेटर आपका ये जो आपका कांटेक्ट है, ब्लेड है, रेड कलर से हमने देखा है, ये आपका क्या होगा, ओपन क्लोज होगा। और अभी की सिचुएशन में तो ओपन स्थिति में, यानी अगला सेक्शन के अंदर अभी सप्लाई नहीं जा रहा होगा। तो यदि आप इसको क्लोज कर दीजिएगा रेड वाले को, तो इस तार से आपका अटैच हो जाएगा और आपका फिर क्या होगा, अगले सेक्शन के अंदर सप्लाई चला जाएगा। तो इस सेक्शन में यदि आप सप्लाई चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट को क्या करेंगे, ब्लेड को वो आप क्लोज करा देंगे। और ब्लेड आपका डिफरेंट टाइप का भी होता है, यानी सिंगल ऑपरेटिंग ब्लेड होगा या डबल साइड से, दोनों साइड से ओपन होने वाला ब्लेड होता है, तो इस तरह का आपका हो सकता है। तो यहाँ पर सिंगल ब्लेड ओपन साइड वाला दिखाया हुआ है और बाकी आपका नीचे ऑपरेटिंग हैंडल है, इसी हैंडल को आप ऑपरेट कराएंगे, इसके साथ रॉड लगा हुआ होता है, हैंडल ऑपरेट कराइएगा तो रॉड आपका क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा और रॉड के साथ आपका ये ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड आपका क्लोज और ओपन होगा, ठीक है। और बाकी ब्लेड चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल करंट जा रहा है तो ये आपका हैंडल के अंदर और आपका ऑपरेटिंग हैंडल या रॉड के अंदर करंट नहीं लाए, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, ऑपरेटिंग रॉड इंसुलेटर लगाते हैं, यानी इंसुलेटर लगा होगा ताकि ब्लेड के अंदर जो करंट है वो आपका रॉड के अंदर या हैंडल के अंदर करंट नहीं जाए। बाकी यहाँ पर दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड आपका इंसुलेटर लगा होगा, इसको हम लोग पेडेस्टल इंसुलेटर कहते हैं। और यहीं पर पेडेस्टल इंसुलेटर पर ही आपका OHE का तार आता है खींचकर, यहाँ पर एक साइड में लगा होगा और दूसरे साइड में यहाँ पर भी पेडेस्टल इंसुलेटर होगा, ये यहाँ पर दूसरा वायर लगा हुआ होगा। और ये कंटिन्यूस जब आपका कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो आपकी सप्लाई आगे जाएगी, कॉन्टैक्ट आपका ओपन होगा, ब्लेड ओपन होगा तो सप्लाई कट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा आइसोलेटर का काम। बाकी हम लोग मेंटेनेंस तो अच्छे से समझ चुके हैं। तो आई होप ये सेकंड यूनिट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज किए, इसके अलावा हम लोग लाइव क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।